नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संसद से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से रूबरू होते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और धारा 35A के कारण 3 दशक में राज्य में 42,000 निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरदार पटेल ने जो सपना देखा था उसे पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 और धारा 35A का देश के खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जो संसद कानून बनाए वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश के 1.5 करोड़ लोग उन कानून से वंचित रह जाते थे। देश के अन्य राज्यों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। महिला अधिकारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं को व्यापक अधिकार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बच्चियां इससे महरूम हैं। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ कागजों में ही लटका है। राज्य कर्मचारियों के हितों की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की तरह अब कई और सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही समीक्षा कराकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा। केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सेना एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटे की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह घाटा बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स कागजों में लटके थे वो जमीन पर उतर रहे हैं। हाईवेज, रेलवेज, कनेक्टिविटी का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हों, सड़कों, नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, सबको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में मतदान का तो हक है, लेकिन राज्य की विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव में न तो वोट करने का अधिकार था, न ही चुनाव लड़ने का। देश के अन्य हिस्सों में इन लोगों को सारे अधिकार हैं, बस जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण जनमानस का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बात तय है कि अब आपका जनप्रतिनिधि आपके हाथों से ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले आपके सीएम होते थे वैसे ही होंगी। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त कराएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2019, वेतन संहिता अधिनियम 2019 और निरसन और संशोधन अधिनियम 2019 में तब्दील करने को अपनी मंजूरी दे दी है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकारों के खत्म होने के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सांबा जिले में आज से सभी स्कूल पहले की तरह खुल जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी ने वित्त, रक्षा, विधि, वाणिज्य सहित कई मंत्रालयों को भी संभाला है। इसके अलावा वो साल 2012 से लेकर साल 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। प्रख्यात गायक की ओर से उनके बेटे तेज हजारिका ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। मशहूर लोक गायक भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम राज्य के सादियों में हुआ था और उन्होंने अपना पहला गाना 10 साल की उम्र में ही गाया था।
सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया है। उनकी ओर से ये सम्मान दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्रजीत सिंह ने ग्रहण किया। नानाजी देशमुख ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। ग्रामीण विकास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। असदुज़्ज़मा खान भारत बांग्लादेश के गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 7वीं बैठक को लेकर भारत के दौरे पर हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की 52वीं सालाना आम सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी आशंका तो हमें हमारे पड़ोसी के बारे में रहती है। समस्या ये है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का चुनाव आपके हाथ में नहीं होता। और जैसा पड़ोसी हमारे बगल में बैठा है, परमात्मा करे कि ऐसा पड़ोसी किसी को न मिले। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में राजनयिक रिश्ते कम करने सहित पाकिस्तान की एकतरफा कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि स्थिति खतरनाक है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी हाल की सभी कार्रवाइयां भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान द्वारा वाघा स्टेशन पर रोकी गई समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को लाने गए भारतीय रेलवे के चालक दल के सदस्य रेलगाड़ी को अटारी वापस लेकर लौटे। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान ने वाघा पर ही रोक दी थी ट्रेन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की अस्थियों को गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में विसर्जित कर दी गई। सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज और पति स्वराज कौशल ने वैदिक मंत्रोच्चार करने के बाद नौका से गंगा के बीच में जाकर अस्थियां विसर्जित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पहली रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बैटरी की खरीद सहित लगभग 12,000 करोड़ रुपए की हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान गुरुवार रात असम में तेजपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दोनों पायलट विमान से निकल जाने में कामयाब रहे और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। उनमें से एक पायलट की टांग में चोट लगी है। एनएमसी अधिनियम पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए व्यवस्था को कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया है। इसके विपरीत नीम हकीम के लिए सजा को बढ़ाकर 1 साल कारावास और 5 लाख तक जुर्माना किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। नीरज शेखर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कामकाज में गति लाने के लिए सोमवार को कहा कि अगर कोई फाइल 3 दिन से अधिक रुकी तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी और ये निर्देश उनके और मुख्य सचिव के कार्यालय पर भी लागू होगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चौडनकर ने कहा कि कांग्रेस गोवा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर करके पिछले महीने बीजेपी में शामिल हुए अपने 10 पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। कर्नाटक में लगभग 45,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश से अब तक 30 में से 12 जिले और 51 तालुका प्रभावित हुए हैं। लगभग 17,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कल महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गुजरात में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। समिति की बैठक में मौजूदा स्थिति, तैयारियों, बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया गया। उन्होंने संकट से निपटने के लिए राज्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कुछ जगहों पर रेल पटरियों के डूब जाने से कई रेलगाड़ियां स्थगित कर दी गई हैं और कई के मार्ग बदल गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में नाव पलटने की दुर्घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 लोगों के डूबने की आशंका है। 15 लोगों को बचाया जा चुका है। नाव पर 30 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर से लाए गए करीब 70 अलगाववादियों और आतंकवादियों को ट्रांसफर कर दिया गया। इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को विशेष विमान से लाया गया था।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को ईद पर राज्य लौटने वाले छात्रों के घर तक पहुंचने को लेकर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के पाकिस्तान के फैसले पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस कदम से करतारपुर गलियारे के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रतिमाह व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे। वो महीने में एक बार सरकार की योजनाओं पर राय जानने के लिए विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल कानून के तहत आपके 2 बागी विधायकों देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी को अयोग्य करार दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से बात की और कर्नाटक के अलमट्टी डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति जताई। इससे सांगली महाराष्ट्र में जल स्तर नीचे लाने में मदद मिलेगी। उमरिया में बाघिन T23 की बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मौत हो गई। ये 17 साल की थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत आज इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन के निर्वहन के संबंध में सुनवाई करेगी। दिल्ली की एक अदालत द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतिम छूट की अवधि आज खत्म हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज मुंबई के बीवाईएनएल नायर अस्पताल से जुड़ी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार 3 महिला डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज दक्षिणी रिज क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली तथा राज्य में पाबंदियां लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की अब हफ्ते में 5 दिन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते RCEP के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कहा है। राजस्व विभाग ने पत्र में RCEP से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए अधिकारियों का संयुक्त दल गठित करने का भी सुझाव दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने खातों में न्यूनतम राशि न होने पर जुर्माने के तौर पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 278.66 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये राशि देश भर के लगभग 1 करोड़ 27 लाख ग्राहकों से वसूली गई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और IDBI बैंक ने विभिन्न अवधि के कर्ज पर ब्याज दर MCLR में 0.05% से 0.15% तक की कटौती की है। नई दरें 12 अगस्त से लागू होंगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT ने निपटान की प्रक्रिया को तेज करने और बेहतर मूल्य निकालने के लिए निपटारा पेशेवर को वीडियोकॉन समूह की 15 कंपनियों में से 13 को एक साथ नत्थी करने की अनुमति दे दी है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है।
पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों के सिलसिले को जारी रखते हैं। ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मारुति सुजुकी ने जुलाई महीने में प्रोडक्शन में 25.15% की भारी कटौती की है। ये लगातार छठा महीना है जब कंपनी ने प्रोडक्शन घटाया है। विश्व की सबसे बड़ी पैकेज डिलीवरी एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस के मुताबिक भारत 2034 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बन जाएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS के अगले संस्करण की लॉन्चिंग की तारीख नज़दीक आ रही है। ऐसे में प्रौद्योगिकी दिग्गज ने एंड्रॉयड Q का छठा और अंतिम बीटा संस्करण जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर संभावित तेहरान वार्ता पर मिश्रित संकेत भेजने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान से बात करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान गंभीर वित्तीय संकट में है और वो अमेरिका से बात करने के लिए बेताब है। अमेरिका में पेंसिल्वानिया स्टेट के पिट्सबर्ग इलाके में युवक के चाकू से हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गई। खबरों के मुताबिक अथॉरिटी बस स्टैंड पर महिलाओं पर एक युवक ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी प्रांत डेनिजुली में भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 मापी गई। भूकंप से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बांग्लादेश में कस्टम अधिकारियों ने ढाका हवाई अड्डे से 2 जापानी नागरिकों के पास से 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मलेशिया से आ रहे 2 जापानी नागरिकों को 30 सोने की पट्टियों के साथ हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी डॉलर में मजबूती से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों का विनिर्माण प्रभावित हो रहा है। ट्रंप ने देश में कर्ज महंगा होने के लिए एक बार फिर से फेडरल रिजर्व को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के सुदूर उत्तरी क्षेत्र के एक सैन्य ठिकाने पर उपकरणों के परीक्षण के दौरान हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि घटना में रक्षा मंत्रालय के 6 कर्मचारी और डेवलपर घायल हुए हैं और 2 विशेषज्ञों की भी मौत हुई है। सैन्य ठिकाने पर विकिरण का स्तर सामान्य है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ $50 करोड़ के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB ने कहा कि उसने पाकिस्तान में निर्यात एवं व्यापार प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम की तैयारियों और क्रियान्वयन के लिए $7.5 लाख के तकनीकी सहायता पैकेज को भी मंजूरी दी है। अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त प्रांत की राजधानी खोस्त शहर में लगातार 2 विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए। पहला विस्फोट स्पिन जुमात इलाके के पास किया गया, वहीं इलाके के पास दूसरा विस्फोट हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को धन शोधन के मामले में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जेल में बंद अपने पिता से मिलकर लौट रही थी। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री यूसुफ चाहिद ने 15 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रपति चुनाव में यूसुफ चाहिद तहैया तौनेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी काइद एसेब्सी का बीते महीने 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। लीबिया ने स्वैच्छिक वापसी कार्यक्रम के तहत बेंगाजी के बेनिना हवाई अड्डे से 141 सूडानी शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक निर्वासित किए गए शरणार्थियों में कोई बच्चा शामिल नहीं था। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ यानी EU से अलग होने के अपने दृढ़ संकल्प को सुनिश्चित करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन EU से अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सांसद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तब भी वो EU से अलग होने का फैसला लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते पर कन्वेंशन सिंगापुर मध्यस्थता कन्वेंशन को सिंगापुर में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। चीन, अमेरिका सहित कुल 46 देशों और क्षेत्रों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।
स्पेन में फ्रांस के 5 पर्यटकों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 5 युवाओं पर नॉर्वे की 20 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। यमन के शहर अदान में सरकारी बलों और स्थानीय सशस्त्र बलों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। खबरों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच भारी हथियारों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें जान माल का नुकसान होने की आशंका है। ताइवान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आने से एक महिला की मौत हो गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के कारण ताइपे और निकटवर्ती यिलान में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी समिति ने बृहस्पतिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पैदावार में गिरावट, पोषक तत्वों की गुणवत्ता में कमी और उपलब्धता में व्यवधान के कारण खाद्य सुरक्षा बुरी तरह से प्रभावित होगी। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करने वाला वैश्विक समूह है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गयाना में खेले जाने वाला 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। वेस्टइंडीज की पारी के 13 ओवर पूरे होने के मैच बारिश के कारण रुका और दोबारा शुरू नहीं हो पाया और अंत में इसे रद्द घोषित किया गया। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा वनडे 11 अगस्त को खेला जाएगा। इस मैच में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने इतिहास रच दिया। वो वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 296 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान ब्रायन लारा के 295 मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपनी 15 साल के करियर को एक बेहतरीन यात्रा करार दिया। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि मैं एक भाईचारे के प्यार, जिसे कोटियाज फायर कहा जाता है, उसका भागी बना। हाशिम अमला ने 15 साल से के अपने लंबे करियर में 349 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 55 शतकों सहित 18,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 25 शतक और 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 और 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने हरफनमौला खिलाड़ी कुणाल पांड्या को वनडे टीम में लाने की वकालत की। लक्ष्मण ने कहा कि कुणाल 6ठे नंबर पर टीम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के साथ साथ 10 ओवर की किफायती गेंदबाजी भी करने में सक्षम हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक गैटिंग ने तीनों प्रारूपों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने के कारण विराट कोहली को अपने जमाने का दिग्गज क्रिकेटर करार दिया। गैटिंग ने कहा कि कोहली तीनों प्रारूपों में पूरे मनोयोग से खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य ऐसा करता है या फिर कर सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन ऑल एडिंग्स ने स्टीवन स्मिथ को फिर से टीम का कप्तान बनाए जाने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। स्मिथ की 1 साल के प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2019-20 के लिए खिलाड़ियों को दिए केंद्रीय अनुबंध की सूची से बाहर रखा गया है। कप्तान सरफराज अहमद, बल्लेबाज बाबर आजम और लेग स्पिनर यासिर शाह ई कैटेगरी में बरकरार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी द्वारा निलंबित किए जाने के बावजूद अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय T20 टूर्नामेंट में वो जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली तीसरी टीम अफगानिस्तान है। अनुभवी एल सरिता देवी ने भारत की 10 सदस्यीय मजबूत भारतीय मुक्केबाजी टीम में जगह बनाई, जबकि 5 मुक्केबाज महिला विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करेंगी। मंजू रानी, जमुना, नीरज, मंजू, बोंबोरिया और नंदिनी पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ को अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया और इस महीने के अंत तक महासंघ की व्यवस्था ठीक करने को कहा है। ये फैसला सोमवार से प्रभावी होगा। भारत की सबसे तेज महिला धाविका द्युति चंद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया है कि वो उन्हें वीजा दिलाने में मदद करें, जिससे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के अभियान के तहत वो यूरोप में कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान मनदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 17 अगस्त से मलेशिया, न्यूजीलैंड और जापान के खिलाफ 3 मैच खेलेगी। गत WBL विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन सौरभ कोठारी बेंगलुरु में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पुरुष बिलियर्ड्स रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने। कोठारी ने दोनों राष्ट्रीय चयन प्रतियोगिताएं जीती और 400 का अटूट ब्रेक भी बनाया, जिससे वो देश के नए शीर्ष खिलाड़ी बने।
परंपरा से हटते हुए खिलाड़ियों और कोचों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने का फैसला इस साल एक 12 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा, जिसमें 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम और पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं। फोगाट बहनों में तीसरे नंबर की संगीता फोगाट दुनिया के नंबर 1 पहलवान बजरंग पूनिया के साथ 7 फेरे लेंगी। माना जा रहा है कि साल 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद दोनों शादी कर सकते हैं। इटालियन क्लब इंटर मिलान की ओर से खेलेंगे स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू। मिलान ने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से लुकाकू को 74 मिलियन पाउंड की बड़ी कीमत में खरीदा। एवर्टन ने आर्सेनल से एलेक्स इवोबी को 5 साल के लिए 34 मिलियन पाउंड में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं आर्सेनल ने चेल्सी से ब्राजील के डिफेंडर डेविड लुइस को अपनी टीम में शामिल किया। पिछले माह कोपा अमेरिका में आपत्तिजनक व्यवहार करने के मामले में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ ने ब्राजील के स्ट्राइकर गैब्रियल जीसस को 2 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया है। विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने रोजर्स कप में स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा पर सीधे सेटों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी जीत के साथ अंतिम 8 में स्थान किया पक्का। फिल्म साहो के निर्माताओं ने 10 अगस्त को फिल्म के ट्रेलर रिलीज की घोषणा करते हुए एक और दिलचस्प पोस्टर रिलीज कर दिया है। सुपरस्टार प्रभास ने फिल्म का ये नया पोस्टर अपने सोशल मीडिया फीड पर साझा किया। वहीं साहो के नए पोस्टर में जैकी श्रॉफ का लुक रिवील किया गया है। साहो में जैकी सॉल्ट एंड पेपर लुक में दिख रहे हैं। हालांकि फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उनका ये लुक काफी दिलचस्प दिख रहा है। संजय दत्त की अपकमिंग मूवी प्रस्थानम का पिछले दिनों टीजर रिलीज किया गया था और अब मूवी का नया पोस्टर भी रिलीज हो गया है। पोस्टर में संजय दत्त का लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म मिशन मंगल का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 2 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर में अक्षय कुमार और विद्या बालन की मिशन मंगल के असंभव से संभव करने की स्पिरिट को दिखाया गया है। मेलबर्न में 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की शुरुआत हुई। फिल्म फेस्टिवल में सुपरस्टार शाहरुख खान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही तब्बू, अर्जुन कपूर और करण जौहर भी समारोह में शामिल हुए। फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना फिलहाल 4 फिल्मी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो हमेशा से बेचैन अभिनेता रहे हैं। अभिनेता साकिब सलीम ने उन लोगों को लताड़ लगाई है जिन्होंने उन्हें भारत छोड़ने की नसीहत दी थी। अभिनेता का कहना है कि वो एक गर्वित भारतीय हैं जो अपने देश से प्यार करता है। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने गुरुवार को अपने 25 साल पूरे कर लिए। एकता कपूर ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा, बालाजी टेलीफिल्म्स के 25 वर्ष जो अगस्त 1994 में शुरू हुआ। जय माता दी, जय बालाजी। अभिनेत्री लिलेट दुबे देविका रानी के जीवन पर आधारित एक नाटक का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है। अभिनेत्री करिश्मा शर्मा ने कहा है कि उन्हें नुक्कड़ नाटक के लिए शूटिंग करने में मजा आता है। वो जल्द ही नुक्कड़ नाटक की श्रृंखला समर सिंह तेरी में दिखाई देंगी। और इसी के साथ आज के लिए, इस वक्त के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।